दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द है। जी हाँ, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे अपने शब्द है। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आपने देखा होगा, कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत उतनी आकर्षक नहीं होती, फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में साधारण हो लेकिन लोग उसके दीवाने हो? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाते हैं सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा, कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर होते हैं, लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं, बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यह वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है जो हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब बना सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ये बताएं कि चालाक कैसे बना जाता है? क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए वह उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसके एक एक शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हो या फिर बोले गए हो, ये शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहे अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे कहे गए शब्द गहरे धाव भी भर सकते हैं और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे धाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है, यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि आप चाहे तो अपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हैं और यदि आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकती है और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। और इसीलिए मैं आज तुम्हें शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूँ। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है?
तो हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन ये दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। ये चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे, किसी की दुनिया में खुशियां भर दे तो वही किसी की दुनिया में दुखों का सैलाब भर दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चलाएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर। और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में वह माहिर होते हैं। और वह लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिया में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। आपने देखा होगा केवल एक नेता पूरे देश में कैसे राज करता है, और वह भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचे तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है, यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। और जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है, और वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसीलिए यदि आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 बातों को ध्यान देना होगा। आपको इन 8 बातों को गांठ बांधनी होगी और इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। और हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सके, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और ना ही हमें किसी को फंसाना चाहिए। बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे, उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, और हमारी बातों को भी वह बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, वह हमारी कद्र करेंगे, और लोगों की नजरों में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, उसे आपकी बातें बोर लगने लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिराक, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त है, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो। जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करो,
क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बड़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हाँ, बड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। बल्कि आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हो जाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों से ही प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं, तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर, तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध भिक्षु व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी, तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी। और जब आपके शब्दों में आपके वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वह आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत होना चाहिए, तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। शब्द वाक्य सब एक ही होते हैं, बस इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कि जैसे आप अपने पार्टनर से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर अगर आप गुस्से से यही बात कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों बातों का मतलब तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया है। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना, यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है, वही लोगों के दिल में राज कर पाता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजरें चुराएंगे, सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बातें करेंगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे, तो भी वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसीलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह नहीं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को छठी बात बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो, अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार लेना, तो बहुत धीरे बोलो और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी
और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं, और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर 7वीं बात बताते हुए उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था, और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कौन से कहते हैं तो वह उस काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपके मन को भी शांति मिलती है और आप एक सुकून महसूस करते हैं, और साथ ही आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। 8वीं और आखिरी बात बताते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने ये तो देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और ही कहने लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही रखते हैं। वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है, और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए, और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। बोलने की ताकत केवल आवाज का तेज होना या शब्दों का सही उच्चारण करना नहीं है। यह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और आत्मविश्वास को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने की कला है। यह एक ऐसी शक्ति है जो न केवल लोगों को प्रेरित कर सकती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। बोलने की ताकत का अर्थ स्वयं की अभिव्यक्ति। बोलने की ताकत से आप अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यह आपको अपने मन की बात कहने का साहस देती है। प्रभाव, यह आपकी बातों में ऐसा असर पैदा करती है कि लोग न केवल सुने बल्कि समझें और अमल करें। प्रेरणा, बोलने की ताकत से आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बोलने की ताकत का महत्व। 1. नेतृत्व का आधार। महान नेता अपनी बोलने की ताकत से ही लाखों लोगों को एकजुट करते हैं। उनकी बातों में आत्मविश्वास और स्पष्टता होती है, जिससे लोग उनकी बातों का पालन करते हैं। 2. संवाद की कुंजी, यह दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करती है। एक प्रभावी वक्ता दूसरों के विचारों को भी सम्मान देता है और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। 3. सकारात्मक बदलाव, एक व्यक्ति की आवाज समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का संदेश उनकी बोलने की ताकत का ही परिणाम था। 4. भय से मुक्ति, बोलने की ताकत डर को दूर करती है। जब आप आत्मविश्वास से बोलते हैं तो आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लेते हैं। कैसे विकसित करें बोलने की ताकत? आत्मविश्वास बढ़ाएं, खुद पर विश्वास रखें, अपनी बातों पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। अभ्यास करें, नियमित रूप से बोलने का अभ्यास करें। आईने के सामने या दोस्तों के बीच बोलें। ज्ञान बढ़ाएं, अच्छी जानकारी और स्पष्ट विचार बोलने में मदद करते हैं। जब आप किसी विषय को समझते हैं तो आप बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। सुनना सीखें, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और उनसे सीखें। शब्दों का चयन, सही शब्दों और उदाहरणों का उपयोग करें। आपके शब्द जितने स्पष्ट और सटीक होंगे, आपकी बात का असर उतना ही गहरा होगा। प्रेरणादायक उदाहरण महात्मा गांधी। उनकी सादगी भरी बातों ने
लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका भाषण "आई हैव अ ड्रीम" आज भी लोगों को समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता है। कल्पना चावला, उनकी प्रेरणादायक बातें और अनुभवों ने युवाओं को बड़े सपने देखने का हौसला दिया। निष्कर्ष बोलने की ताकत एक ऐसी क्षमता है जो आपको दूसरों से जोड़ती है, आपको नेतृत्व करने की योग्यता देती है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई विकसित कर सकता है। आत्मविश्वास, अभ्यास और स्पष्टता से आप भी अपनी आवाज को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि वह दिलों को छू सके और बदलाव का कारण बन सके। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे दिलों को जीत सकते हैं और यही बोलने की असली शक्ति है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामनुज नाम का एक युवक रहता था। रामनुज का बचपन संघर्षों में बीता था। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और उसकी पढ़ाई भी मुश्किलों से पूरी हुई। हालांकि वह मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह आत्मविश्वास से बोल नहीं पाता था। जब भी वह किसी सभा या समूह में अपनी बात रखने की कोशिश करता, उसकी आवाज कांपने लगती और लोग उसका मजाक उड़ाते। असफलता का सामना रामनुज की इस कमजोरी के कारण उसे कई बार अपमान झेलना पड़ा। गांव के लोग उसे चुप रहने वाला लड़का कहकर चिढ़ाते थे। एक बार गांव में एक बड़ा जल संकट हुआ। पानी की कमी से लोग परेशान थे, लेकिन रामनुज ने जब पंचायत ने सुझाव देने की कोशिश की तो उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। उस दिन रामनुज को गहरा धक्का लगा। उसने महसूस किया कि उसकी बातों का महत्व तभी होगा जब वह आत्मविश्वास से बोलेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। साधु से मुलाकात। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय रामनुज की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने रामनुज की आंखों में उदासी देखी और पूछा, बेटा क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? रामनुज ने अपनी समस्या बताई और कहा, गुरुजी, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाता। मेरी आवाज कमजोर है और लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आवाज कमजोर नहीं होती, आत्मविश्वास कमजोर होता है। जब तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दूसरों से कैसे उम्मीद करोगे कि वे तुम्हारी बात पर यकीन करें? हर इंसान की आवाज में ताकत होती है, इसे पहचानो। रामनुज ने पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे पहचानूं? साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, हर सुबह इस मंत्र को जोर से बोलो, मेरी आवाज से दुनिया बदलेगी। मैं जो कहूंगा वह सच और प्रभावशाली होगा। इसके साथ ही रोज अभ्यास करो। जब बोलो तो अपनी बात पर खुद यकीन करो। अभ्यास का प्रभाव। रामनुज ने साधु की बात मानी। वह हर सुबह नदी किनारे खड़ा होकर जोर जोर से बोलने का अभ्यास करने लगा। शुरुआत में उसे अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज मजबूत होने लगी। उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी सभाओं में बोलना शुरू किया। जब लोग उसकी बातें सुनते तो वे उसकी आवाज के जोश और विश्वास से प्रेरित होते। पहली बड़ी परीक्षा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। पास की नदी का पानी सूखने लगा और खेती करना मुश्किल हो गया। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। पंचायत में इस विषय पर चर्चा हो रही थी। सभी बुजुर्ग और नेता बोल रहे थे, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकाल पा रहा था। रामनुज ने अपनी बात रखने का निर्णय किया। उसने खड़ा होकर कहा, हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो नदी से एक नहर खोद सकते हैं जिससे पानी खेतों तक पहुंच सके। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। पहली बार रामनुज की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरा गांव उसकी ओर देखने लगा। लोग उसकी योजना से प्रभावित हुए और सहमत हो गए। सफलता की कहानी। रामनुज ने गांव के लोगों को संगठित किया। दिन रात मेहनत कर उन्होंने नहर खोदी। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद नहर बन गई और गांव में पानी लौट आया। यह देखकर गांव वाले भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि रामनुज की आवाज ने उन्हें प्रेरित किया और एक असंभव काम को संभव बना दिया। प्रेरणा स्रोत बनना। उस घटना के बाद रामायण बन गया। अब लोग उसकी बात ध्यान से सुनते थे और उसका सम्मान करते थे। उसने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया कि कैसे आत्मविश्वास के साथ बोलें और अपने विचार व्यक्त करें। रामनुज की यह यात्रा हमें सिखाती है कि आवाज में ताकत तब आती है जब हम अपने शब्दों और खुद पर विश्वास करते हैं। बोलने की ताकत केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और इरादों में होती है। इस तरह रामनुज की कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी कमजोरियां हों, अगर हम मेहनत करें और आत्मविश्वास से भर जाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं। आत्मविश्वास की ताकत। मोहन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बड़ा होनहार और मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह दूसरों के सामने अपनी बात रखने में बहुत झिझकता था। जब भी उसे किसी सभा में या दोस्तों के बीच बोलने का मौका मिलता, उसकी आवाज कांपने लगती और वह चुप हो जाता। गांव के स्कूल में एक बार वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई। मोहन के शिक्षक ने उसे इसमें भाग लेने के लिए कहा।
लेकिन मोहन ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मास्टर जी, मैं सबके सामने बोल ही नहीं सकता, मेरी आवाज में दम नहीं है, लोग मुझ पर हंसेंगे। गुरु की सीख उसके शिक्षक ने उसे प्यार से समझाया, मोहन, तुम्हारी आवाज कमजोर नहीं है, तुम्हारा विश्वास कमजोर है। याद रखो, आत्मविश्वास से ही शब्दों में ताकत आती है। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। फिर उन्होंने मोहन से एक कहानी सुनाई। एक बार जंगल में एक छोटा चिड़िया का बच्चा उड़ना सीख रहा था। वह बार बार गिरता और चोट खाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर बार अपने पंखों को फैलाया और उड़ने की कोशिश की। आखिरकार एक दिन वह आकाश में ऊंचा उड़ने लगा। उसी तरह अगर तुम बार बार कोशिश करोगे तो एक दिन तुम्हारी आवाज भी सबके दिल तक पहुंचेगी। पहला कदम मोहन ने मास्टर जी की बात पर विचार किया। उसने तय किया कि वह डर से भागेगा नहीं। उसने हर दिन अपने घर में आईने के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करना शुरू किया। वह अपने शब्दों पर ध्यान देता और अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश करता। शुरुआत में उसे अजीब लगा, कई बार उसकी आवाज फिर भी कांपती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने महसूस किया कि बोलने का डर तब दूर होता है जब हम अपनी बात पर भरोसा करते हैं। प्रतियोगिता का दिन आया। मोहन मंच पर खड़ा हुआ। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं, लेकिन उसने अपनी मेहनत और मास्टर जी की सीख को याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने बोलना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आ गया। उसने अपने विचार इतने प्रभावी ढंग से व्यक्त किए कि सभी लोग चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। जब उसने अपनी बात खत्म की तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। सफलता की शुरुआत। उस दिन मोहन ने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती, बल्कि अपने डर पर भी विजय पाई। अब वह न केवल स्कूल बल्कि गांव के छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी अपनी बात रखने लगा। उसकी आवाज में इतना दम था कि लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। कुछ सालों बाद मोहन ने अपनी शिक्षा पूरी की और गांव का सरपंच बन गया। उसने गांव में शिक्षा और विकास के कई काम किए। लोग उसे आत्मविश्वास का प्रतीक कहने लगे। शिक्षा मोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि डर केवल एक मानसिक बाधा है। अगर हम उसे तोड़ने की कोशिश करें तो हमारी आवाज में दुनिया को बदलने की ताकत होती है। बोलने की ताकत अभ्यास, धैर्य और आत्मविश्वास से आती है। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हमारी आवाज सब तक पहुंचने लगती है। याद रखें, हर महान वक्ता कभी न कभी डरता था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद बोलने की हिम्मत की। राजवीर एक शांत और संकोची लड़का था जो हमेशा अपनी भावनाओं को दबाकर रखता था। उसने कभी किसी से खुलकर अपनी बातें नहीं की थी, चाहे वह उसके दोस्तों से हो या परिवार से। उसके मन में बहुत कुछ था, लेकिन वह हमेशा डरता था कि अगर उसने कुछ कहा तो लोग उसे कमजोर या बेहूदी समझेंगे। इस डर ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। उसका दिन शुरू होता और खत्म होता उसी पुराने रूटीन में, जिसमें उसकी बातों का कोई महत्व नहीं था। स्कूल में वह हमेशा सबसे पीछे बैठता और दोस्तों के साथ बातें करने से बचता। घर में भी वह चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता, कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश नहीं करता। वह अपने आप को एक खाली शीशी की तरह महसूस करता था, जिसमें भीतर बहुत कुछ था, लेकिन बाहर से सब कुछ शांत और शून्य सा दिखाई देता था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने एक विशेष विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। सभी छात्रों को अपने पसंदीदा विषय पर बोलने के लिए कहा गया था। यह एक मौका था जहां हर छात्र को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलता, लेकिन राजवीर का दिल घबराने लगा। वह जानता था कि उसके पास बहुत सारी बातें हैं जो वह कह सकता था, लेकिन वह साहस जुटा नहीं पा रहा था। जब शिक्षक ने एक एक कर छात्रों से अपना नाम बुलाया, राजवीर ने अपने स्थान पर सिर झुका दिया। वह जानता था कि वह कभी भी सामने नहीं बोल सकता। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ पसीने से तर हो गए थे। बाकी सभी छात्र बेझिझक होकर मंच पर जा रहे थे, लेकिन राजवीर वहीं खड़ा था, जैसे उसका सांस लेना भी थम सा गया हो। जब शिक्षक ने उसकी ओर इशारा किया तो वह कांपते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे सारी आंखें उसे घूर रही हों। वह डर के साए में खो गया और शब्दों का गला घोंटकर चुप हो गया। उसकी आंखों में गहरी चिंता और असुरक्षा थी, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। राजवीर, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? शिक्षक ने पूछा। राजवीर ने सिर झुकाकर धीरे से नहीं कहा और मंच से नीचे उतर आया। जब राजवीर अपनी सीट पर वापस आया तो उसकी आंखों में गहरी निराशा और अपराध बोध था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने एक महत्वपूर्ण मौका खो दिया था। उसने सोचा, क्या अगर मैं बोलता तो सब मुझे सुनते? क्या अगर मैं अपनी बात रखता तो सब मुझे समझते? लेकिन ये सवाल थे जिनका उत्तर उसकी चुप्पी में ही छिपा हुआ था। घर पर भी स्थिति वैसी ही थी। राजवीर अपने माता पिता से हमेशा चुप रहता था। वह कभी अपनी समस्याओं या खुशियों के बारे में खुलकर बात नहीं करता था।
उसके अंदर एक अजीब सी बोरियत और अवसाद था। वह जानता था कि वह जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से को खो रहा है, लेकिन वह फिर भी बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। एक रात जब राजवीर अपने कमरे में बैठा था, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वह सोचने लगा, अगर मुझे कभी अपनी बात कहने का मौका मिला तो क्या मैं वही डर से फिर चुप रह जाऊंगा? यह सवाल उसके मन में गहराई से उठ रहा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अपने डर के सामने नहीं झुकेगा, और उसने एक ठान लिया कि अब से वह अपनी आवाज उठाएगा। राजवीर ने सोचा, मैं चुप रहकर किसी का भला नहीं कर सकता, मुझे बोलने का साहस जुटाना होगा, क्योंकि शब्दों में शक्ति है। अगर मैं अपनी आवाज नहीं उठाऊंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि मुझे सुनने वाले लोग मुझे समझ पाते हैं या नहीं। इस ठान के साथ उसने खुद से एक वादा किया कि वह अब अपने विचारों को दुनिया से छुपाएगा नहीं, और हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करेगा ताकि एक दिन वह पूरी दुनिया से अपने विचारों को खोलकर रख सके। राजवीर की यात्रा का पहला कदम तब था जब उसने अपने दोस्त आदित्य से छोटी सी बात की। पहले वह कभी भी किसी से अपने विचार नहीं शेयर करता था, लेकिन अब वह आदित्य से अपनी परेशानी और डर के बारे में बात करने के लिए तैयार था। आदित्य ने उसे समझाया कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, और जो डर उसे महसूस हो रहा है वह हर किसी को कभी न कभी महसूस होता है। तुम बस एक बार बोलने की कोशिश करो राजवीर, पहले कदम से ही बदलाव शुरू होता है। आदित्य ने उसे प्रोत्साहित किया। राजवीर अब जानता था कि अगर उसे सचमुच अपने डर से पार पाना है तो उसे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। अब उसका अगला लक्ष्य था बोलने का साहस जुटाना, चाहे वह किसी से भी हो। वह जानता था कि यह एक लंबा सफर होगा, लेकिन उसे यह सफर तय करना था। राजवीर ने अपने पहले कदम के रूप में आदित्य से अपनी डर और संकोच के बारे में खुलकर बात की थी। हालांकि उसके भीतर अब भी एक डर था, वह डर जो हमेशा से उसे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने से रोकता था। लेकिन आदित्य की बातों ने उसे प्रोत्साहित किया, और वह जानने लगा कि इस यात्रा में एक बड़ा बदलाव तभी आ सकता है जब वह अपनी आवाज को पूरी तरह से बाहर आने का मौका देगा। राजवीर ने एक ठान लिया था कि अब से वह धीरे धीरे अपने डर का सामना करेगा। सबसे पहली चुनौती थी कक्षा में एक सवाल का जवाब देना। वह जानता था कि यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन उसके लिए यह एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कदम था। जब अगले दिन शिक्षक ने सवाल पूछा, राजवीर का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। राजवीर, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजवीर ने कुछ देर सोचा। उसका मन कह रहा था कि वह फिर चुप रह जाए, लेकिन फिर उसने अपनी सोच को बदलते हुए अपने डर को चुनौती दी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से, जी हाँ, मैं जवाब दे सकता हूँ, कहा। उसने धीरे धीरे अपना जवाब दिया, और जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहे, वह एक गहरी सांस लेकर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उस पल में थम सी गई थी। वह जानता था कि यह उसका पहला कदम था, लेकिन वह एक छोटे से कदम से बड़ी विजय की ओर बढ़ चुका था। राजवीर की आत्मसंवाद की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि हर बार जब वह बोलता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। कक्षा में सवालों का जवाब देने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास पैदा हो रहा था। वह अब धीरे धीरे अपनी आवाज को जगह देने लगा था, लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। एक दिन जब कक्षा में किसी बड़े विषय पर चर्चा हो रही थी, उसने सोचा कि वह भी अपनी राय रखे, लेकिन उसके अंदर फिर से वही पुराना डर और संकोच उभरने लगा। क्या लोग मुझे सही से सुनेंगे? क्या मेरी राय महत्व रखेगी? ये सवाल फिर से उसके मन में आए, लेकिन राजवीर ने एक और ठान लिया। वह जानता था कि अगर वह फिर चुप रहा तो वह कभी अपनी आवाज नहीं उठा सकेगा। उसने हाथ उठाया और धीरे से अपनी बात रखी। कक्षा में एक शांत सा माहौल था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात रखी, एक हलचल सी हुई। कई छात्रों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, और सबसे अहम बात, उसे महसूस हुआ कि लोग उसे सुन रहे थे। राजवीर का आत्मविश्वास अब हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सशक्त महसूस करने लगा था। उसका डर कम होता जा रहा था, और उसकी आवाज अब एक प्रभावशाली माध्यम बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें हर छात्र को सार्वजनिक रूप से बोलने का अवसर दिया गया था। यह वह पल था जिसका वह हमेशा से डरता था, सामने आने का, अपनी बातों को सार्वजनिक रूप से कहने का। लेकिन अब वह तैयार था। वह मंच पर खड़ा हुआ और सभी की निगाहें उस पर थीं। वह पहले थोड़ा घबराया, लेकिन उसने फिर से वही निर्णय लिया, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, और उसकी आवाज ने पहले की तरह डर नहीं था। मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर हम सब अपनी आवाज उठाएंगे तो हम कुछ बदल सकते हैं। अगर हम चुप रहते हैं तो हम कभी अपने डर से पार नहीं पा सकते। वह धीरे धीरे अपनी बातें साझा करता गया, और जब उसने अपना भाषण समाप्त किया तो उसे आश्चर्य हुआ कि कक्षा में सभी चुपचाप उसे सुन रहे थे। उसकी आवाज ने लोगों को प्रेरित किया था। अब
राजवीर पहले की तुलना में काफी बदला हुआ था। वह अब हर दिन अपनी आवाज का उपयोग करने में सहज महसूस करने लगा था। उसने धीरे धीरे अपने भीतर के डर को पूरी तरह से पार कर लिया था और अब वह अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर और निडरता से व्यक्त करता था। वह अपने परिवार के साथ भी अब खुलकर बात करता था। उसने अपनी माँ से एक दिन अपनी असुरक्षा और संकोच के बारे में बात की। वह जानता था कि उसे अपनी सहानुभूति और समझ के साथ ही सबसे पहले खुद से बात करनी चाहिए। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बोलने का साहस केवल तुमसे ही नहीं बल्कि तुम जो महसूस करते हो उसे समझने से आता है। तुमने आजादी की ओर कदम बढ़ाया है। राजवीर की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। वह जानता था कि यह यात्रा पूरी नहीं हुई है बल्कि यह अभी अंतिम चरण में है। अब वह हर पल अपने शब्दों के साथ अपनी आवाज से विश्वास और साहस प्राप्त कर रहा था। उसके भीतर अब कोई डर नहीं था। वह धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ हर दिशा में बोलने की साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। वह जान चुका था कि बोलने का साहस केवल एक कदम से शुरू होता है, लेकिन वह हर दिन एक नया कदम उठाता जाएगा। राजवीर की यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी। वह अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की राह पर था। जिस डर और संकोच से वह हमेशा भागता था, अब वह उससे जूझने और उससे ऊपर उठने की हिम्मत पा चुका था। वह अब कक्षा में खुले तौर पर अपनी राय व्यक्त करता था, दोस्तों के साथ खुलकर बातें करता था और सबसे अहम बात, अब वह अपने परिवार के साथ भी अपनी भावनाओं को साझा करता था। लेकिन राजवीर जानता था कि यह एक शुरुआत थी और उसे अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाना होगा। एक दिन स्कूल में एक बड़ी सामाजिक समस्या पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह एक अवसर था जहां राजवीर को अपनी आवाज का व्यापक रूप से उपयोग करने का मौका मिल सकता था। यह मौका था जहां उसने अपनी राय पूरी कक्षा के सामने सामाजिक मुद्दों पर व्यक्त करनी थी। शुरुआत में राजवीर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसका मन फिर से वही डर और असुरक्षा से भर गया था, लेकिन फिर उसने याद किया कि वह उस डर से सचमुच पार पा चुका है। अब वह समझ चुका था कि अगर वह सामने नहीं आएगा तो कभी भी अपना योगदान नहीं दे पाएगा। उसने दिल में ठान लिया और मंच पर खड़ा हुआ। उसके हाथों में कुछ लिखित शब्द थे, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी बातों को हृदय से बोलेगा। सभी को नमस्कार, उसने मंच से शुरू किया। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए तो हमें पहले खुद को बदलने की जरूरत है। हमें अपनी आवाज को उठाना होगा, क्योंकि चुप रहना हमसे कुछ नहीं बदलवाएगा। राजवीर ने अपने विचार रखे और जिस तरह से उसने बात की वह सुनने वालों को प्रेरित कर गया। वह जान चुका था कि सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन जब आप इसे विश्वास और साहस से बोलते हैं तो वह सचमुच प्रभाव डालता है। भाषण प्रतियोगिता ने राजवीर के आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई दी। अब वह सिर्फ कक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार था। लेकिन एक दिन वह एक अजीब से एहसास के साथ उठता है। उसने महसूस किया कि जितना वह बाहर के समाज में बोलता है उतना ही जरूरी है कि वह अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करे। वह जानता था कि आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा यह भी है कि आप अपनी आत्मा के सच्चे विचारों और भावनाओं को पहचानें और उन्हें व्यक्त करें। राजवीर ने खुद से वादा किया कि वह अब केवल बाहरी दुनिया से बात नहीं करेगा बल्कि भीतर की आवाज से भी समझने और सुनने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि जब वह अपनी आत्मा से जुड़ेगा तभी वह दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को सही से निभा सकेगा। अब राजवीर का आत्मविश्वास सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं था। वह घर में भी पहले की तुलना में ज्यादा खुलकर बात करने लगा था। उसने अपने पिता से अपनी आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा के बारे में बात की। पिता, जो पहले उसे बहुत चुप और संकोची समझते थे, अब उसे गौर से सुनते थे। बिल्कुल बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार और आत्मनिर्भर हो गए हो। पिता ने कहा, तुम्हारी बातें मुझे एहसास दिलाती हैं कि जीवन ने अपने सत्य को बोलना कितनी महत्वपूर्ण बात है। राजवीर ने महसूस किया कि उसकी खुली बातें अब उसके परिवार में भी सकारात्मक बदलाव ला रही थीं। उसका आत्मविश्वास अब न केवल उसके विचारों तक सीमित था बल्कि उसके रिश्तों में भी एक नई शक्ति और गहराई आ चुकी थी। एक दिन स्कूल के पास एक सामाजिक सेवा संगठन ने एक समाज सुधार अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता के बारे में जागरूक करना। राजवीर को लगा कि यह एक मौका था जब वह सामाजिक बदलाव के लिए अपनी आवाज और मेहनत को जोड़ सकता था। वह इस अभियान का हिस्सा बना और सबसे पहले उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस अभियान की जानकारी साझा की। राजवीर ने अपनी बातों से न केवल दूसरों को प्रेरित किया बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की भावना भी बढ़ाई। अब वह जानता था कि उसका बोलने का साहस समाज के लिए भी एक बड़ा योगदान हो सकता था। राजवीर ने
अब एक नई दिशा में अपने जीवन की शुरुआत की थी। वह जान चुका था कि वह केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि बोलने से बदलाव लाने के लिए जीवित है। उसका आत्मविश्वास अब किसी भी डर से बिगड़ था और वह पूरी दुनिया को अपनी आवाज से सुनाना चाहता था। राजवीर ने जो पहला कदम उठाया था, अब वह उसके लिए एक सफल यात्रा बन चुकी थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर दिन वह अपनी आवाज से, अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से एक नया बदलाव लाने की कोशिश करेगा। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से यह सवाल करता है, क्या मैं सचमुच अपनी आवाज उठा सकता हूँ? राजवीर के साथ भी यही हुआ। वह एक ऐसा लड़का था जो हमेशा दूसरों के सामने चुप रहता था, अपनी भावनाओं और विचारों को अपने अंदर ही दबाए रखता था। वह जानता था कि उसके अंदर बहुत कुछ था, बहुत कुछ ऐसा जिसे वह दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन किसी न किसी डर ने उसे हमेशा चुप रखा था। राजवीर का मन हमेशा सोचता रहता था कि क्या उसकी आवाज किसी के लिए मायने रखती है, क्या लोग उसे समझ पाएंगे, क्या उसके शब्दों का कोई असर पड़ेगा। और यही डर उसे अपनी भावनाओं और विचारों को बाहर निकालने से रोकता था। वह हमेशा पारिवारिक समारोहों, स्कूल की गतिविधियों और दोस्तों के साथ बातचीत से दूर रहता था। वह अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में खुलकर अपनी बात नहीं रख पाता था। हर बार जब वह बोलने की कोशिश करता, उसके अंदर एक अजीब सा संकोचन होता जो उसे रोक देता। उसके अंदर एक भय था, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो। यह डर उसे चुप रखने पर मजबूर करता था। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्रों को कक्षा में एक विषय पर बोलने का अवसर दिया गया। यह वही मौका था जिसकी वह हमेशा से तलाश में था, लेकिन उसने कभी साहस नहीं जुटाया था। वह जानता था कि यह एक अवसर हो सकता है, लेकिन वही डर और संकोच उसे फिर से चुप रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। जब शिक्षक ने प्रतियोगिता का ऐलान किया, राजवीर का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मैं भी बोल सकता हूँ? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैंने नहीं बोला तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरी आवाज का असर पड़ता है या नहीं। वह पहले तो डर के साए में डूबा रहा, लेकिन अंत में उसने हिम्मत जुटाई और प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। वह जानता था कि यह उसके लिए एक नया कदम हो सकता है, और अगर वह इस बार अपनी आवाज नहीं उठाता तो शायद वह कभी अपनी आत्मविश्वास को नहीं पा सकेगा। राजवीर मंच पर खड़ा हुआ और उसे लगा कि उसका दिल अब तक के सबसे तेज तरीके से धड़क रहा था। कक्षा में सभी की निगाहें उसी पर थीं। वह धीरे धीरे बोलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से पहला शब्द निकला, वह सांस लेना भूल गया। नमस्कार, उसने धीरे से कहा, और फिर उसे महसूस हुआ कि बाकी शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रहे। उसकी आंखें डर से गहरी हो गईं। वह सोच रहा था कि अगर उसने कुछ गलत बोला तो लोग क्या कहेंगे, क्या वह मजाक का पात्र बनेगा। लेकिन उसी समय एक आवाज ने उसके अंदर से साहस जगाया। यह आवाज उसकी अपनी आत्मा की थी। उसने अपने डर को किनारे किया और अपनी बात जारी रखी। वह धीरे धीरे बोलने लगा। अपने विचारों को व्यक्त करने में उसे पहले जितना डर महसूस नहीं हो रहा था, और तभी उसे महसूस हुआ कि सच्ची ताकत बोलने में नहीं, बल्कि बोलने की कोशिश करने में है। उसने विषय पर अपनी राय रखी और कक्षा के अंत में कुछ हल्की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलीं। कुछ छात्रों ने उसकी बातों को सराहा, कुछ ने ध्यान से सुना, लेकिन राजवीर के लिए वह क्षण किसी भी शाबाशी से ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने अपना पहला कदम बढ़ाया था। घर आकर राजवीर ने अपनी माँ से प्रतियोगिता के बारे में बात की। पहले वह किसी भी बात को माँ से साझा करने में संकोच करता था, लेकिन आज उसने सोचा कि अब उसे कुछ खुलकर बताना चाहिए। माँ, मैंने आज कक्षा में बोलने की कोशिश की, उसने संकोच करते हुए कहा। माँ ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। क्या तुमने सच में? हाँ, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था, डर रहा था कि लोग मेरी बातों को समझेंगे या नहीं। राजवीर ने अपने डर के बारे में बताया। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन उस डर को पार करना जरूरी है। यही वह समय है जब तुम खुद को पहचान सकते हो। तुम्हारी आवाज बहुत मायने रखती है और तुम्हारी कोशिश ने यह साबित किया है। राजवीर ने महसूस किया कि माँ की बातों ने उसे और ज्यादा विश्वास दिया। वह जान चुका था कि उसे अब और संकोच नहीं करना चाहिए। राजवीर के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने तय किया कि वह हर दिन अपनी आवाज को और ज्यादा मजबूत करेगा। अगली बार जब उसे किसी से कुछ कहना होगा या किसी सभा में भाग लेना होगा, तो वह बिना किसी डर के अपनी बात रखेगा। उसने सोचा, यह तो सिर्फ पहला कदम था, अब मुझे और कोशिश करनी होगी। अगर मुझे बोलने का साहस बढ़ाना है तो मुझे हर दिन अपनी आवाज का इस्तेमाल करना होगा। ये समझते हुए राजवीर ने अपने भविष्य को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए खुद को सावधान किया। उसने अब ये सीख लिया था कि अपने डर का सामना करने के लिए सिर्फ कोशिश करना ही काफी नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करना जरूरी है। राजवीर ने अपनी आवाज उठाने का पहला कदम तो उठा लिया था,
लेकिन अब उसे इस यात्रा को और आगे बढ़ाने की जरूरत थी। कक्षा में बोलने के बाद उसे महसूस हुआ कि डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर वह अपनी आवाज को नहीं उठाएगा तो वह कभी नहीं जान पाएगा कि उसके शब्दों का क्या असर हो सकता है। अब वह जान चुका था कि उसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए रोज कुछ नया करना होगा। इस बार उसने स्कूल के वार्षिकोत्सव के दौरान एक और चुनौती का सामना किया। विद्यालय की ओर से एक सार्वजनिक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों को अपने विचार एक बड़ी सभा में व्यक्त करने थे। यह आयोजन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती था और राजवीर को महसूस हुआ कि यह उसके लिए एक नई परीक्षा हो सकती है। राजवीर को यह सोचकर थोड़ी घबराहट हुई कि क्या वह इतनी बड़ी सभा में अपने विचारों को सही तरीके से रख पाएगा। वह जानता था कि इसमें हर किसी का ध्यान उस पर होगा। वह उन तमाम बार बार हुए अनुभवों के बारे में सोचने लगा जब वह दूसरों के सामने बोलते डर के मारे चुप रह जाता था। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह पहले भी एक कदम उठा चुका था और अब उसे फिर से उस डर का सामना करना था। वह अपनी भावनाओं को सबके सामने रखने का हौसला जुटाने लगा। उसने इस अवसर को अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का एक मौका समझा। राजवीर ने सर्वश्रेष्ठ भाषण देने के लिए बहुत मेहनत की। उसने कागज पर अपनी बातों को लिखा, फिर अभ्यास किया और खुद से यह कहा, अगर मैं आज नहीं बोल सकता तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे शब्दों का प्रभाव क्या हो सकता है। वार्षिकोत्सव का दिन आ गया और राजवीर मंच पर खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह धीरे धीरे मंच पर आया। उसने पहले गहरी सांस ली, फिर खुद को शांत किया। नमस्कार, उसने हल्के से कहा। उसके बाद वह कुछ पल चुप रहा, लेकिन इस बार वह पहले की तरह घबराया नहीं था। उसने देखा कि कक्षा के सभी शिक्षक और छात्र उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसने अपनी पूरी तैयारी के मुताबिक अपना भाषण शुरू किया। आज मैं यहाँ एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूँ जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। हम जब भी अपने डर का सामना करते हैं, हम समझते हैं कि हमारा डर हमें रोकने के लिए है, लेकिन असल में वह डर हमें हिम्मत और साहस देने के लिए होता है। मुझे विश्वास है कि यदि हम अपने डर से जूझकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को कहीं ज्यादा मजबूत पाते हैं। राजवीर ने अपनी बातों को समझाते हुए पूरे भाषण में कहा कि हमें अपनी वाणी का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उसके शब्दों में सच्चाई और जिम्मेदारी का एहसास था। मंच से बोलते वक्त वह महसूस कर रहा था कि उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। जब उसने अपना भाषण खत्म किया तो कुछ पल के लिए पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजवीर को लगा कि अब वह घबराएगा, लेकिन उसी पल कक्षा में बैठे सभी छात्रों और शिक्षकों ने उसकी सराहना की। वे लोग उसे सच्चे दिल से शाबाशी दे रहे थे। बहुत अच्छा बोला तुमने राजवीर, एक शिक्षक ने कहा। तुम्हारी बातें हम सभी को प्रेरित करती हैं। यह दिखाता है कि तुम्हारी आवाज में कितनी ताकत है। राजवीर ने महसूस किया कि उसकी आवाज ने लोगों को न केवल सुना बल्कि कुछ महसूस कराया। उसने अपने दिल से यह ठान लिया कि अब वह कभी भी किसी भी मंच से अपनी आवाज नहीं रोकने वाला। राजवीर ने अब जाना कि डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब आप अपनी आवाज से खुद को और दूसरों को प्रभावित करने का हौसला रखते हैं तो वह डर महज एक छलावा होता है। वह यह समझ चुका था कि सच्ची ताकत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि बोलने की कोशिश करने में है। अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी अपनी आवाज से सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश। घर में भी अब वह पहले से ज्यादा खुलकर अपनी बातों को साझा करता था। उसकी माँ को अब समझ में आने लगा था कि राजवीर के अंदर कितना सच्चा और गहरा आत्मविश्वास था और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। राजवीर ने सोच लिया था कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होगी। वह नई राहों पर कदम बढ़ाता रहेगा ताकि न सिर्फ अपनी आवाज को सुन सके बल्कि दूसरों के दिलों में भी सकारात्मक बदलाव ला सके। उस दिन के बाद राजवीर ने महसूस किया कि उसे नई ऊर्जा मिल चुकी थी। पहले वह किसी भी बात को माँ से साझा करने में संकोच करता था, लेकिन आज उसने सोचा कि अब उसे कुछ खुलकर बताना चाहिए। माँ, मैंने आज कक्षा में बोलने की कोशिश की, उसने संकोच करते हुए कहा। माँ ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। क्या तुमने सच में? हाँ, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था। डर रहा था कि लोग मेरी बातों को समझेंगे या नहीं। राजवीर ने अपने डर के बारे में बताया। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन उस डर को पार करना जरूरी है। यही वह समय है जब तुम खुद को पहचान सकते हो। तुम्हारी आवाज बहुत मायने रखती है और तुम्हारी कोशिश ने यह साबित किया है। राजवीर ने महसूस किया कि माँ की बातों ने उसे और ज्यादा विश्वास दिया। वह जान चुका था कि उसे अब और संकोच नहीं करना चाहिए। राजवीर के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने तय किया कि वह हर दिन अपनी आवाज को और ज्यादा मजबूत करेगा। अगली बार जब उसे किसी से कुछ कहना होगा
या किसी सभा में भाग लेना होगा तो वह बिना किसी डर के अपनी बात रखेगा। उसने सोचा, यह तो सिर्फ पहला कदम था, अब मुझे और कोशिश करनी होगी। अगर मुझे बोलने का साहस बढ़ाना है तो मुझे हर दिन अपनी आवाज का इस्तेमाल करना होगा। ये समझते हुए राजवीर ने अपने भविष्य को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए खुद को सावधान किया। उसने अब ये सीख लिया था कि अपने डर का सामना करने के लिए सिर्फ कोशिश करना ही काफी नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करना जरूरी है। राजवीर ने अपनी आवाज उठाने का पहला कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब उसे इस यात्रा को और आगे बढ़ाने की जरूरत थी। कक्षा में बोलने के बाद उसे महसूस हुआ कि डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर वह अपनी आवाज को नहीं उठाएगा तो वह कभी नहीं जान पाएगा कि उसके शब्दों का क्या असर हो सकता है। अब वह जान चुका था कि उसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए रोज कुछ नया करना होगा। इस बार उसने स्कूल के वार्षिकोत्सव के दौरान एक और चुनौती का सामना किया। विद्यालय की ओर से एक सार्वजनिक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों को अपने विचार एक बड़ी सभा में व्यक्त करने थे। यह आयोजन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती था और राजवीर को महसूस हुआ कि यह उसके लिए एक नई परीक्षा हो सकती है। राजवीर को यह सोचकर थोड़ी घबराहट हुई कि क्या वह इतनी बड़ी सभा में अपने विचारों को सही तरीके से रख पाएगा। वह जानता था कि इसमें हर किसी का ध्यान उस पर होगा। वह उन तमाम बार बार हुए अनुभवों के बारे में सोचने लगा जब वह दूसरों के सामने बोलते डर के मारे चुप रह जाता था। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह पहले भी एक कदम उठा चुका था और अब उसे फिर से उस डर का सामना करना था। वह अपनी भावनाओं को सबके सामने रखने का हौसला जुटाने लगा। उसने इस अवसर को अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का एक मौका समझा। राजवीर ने सर्वश्रेष्ठ भाषण देने के लिए बहुत मेहनत की। उसने कागज पर अपनी बातों को लिखा, फिर अभ्यास किया और खुद से यह कहा, अगर मैं आज नहीं बोल सकता तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे शब्दों का प्रभाव क्या हो सकता है। वार्षिकोत्सव का दिन आ गया और राजवीर मंच पर खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह धीरे धीरे मंच पर आया। उसने पहले गहरी सांस ली, फिर खुद को शांत किया। नमस्कार, उसने हल्के से कहा। उसके बाद वह कुछ पल चुप रहा, लेकिन इस बार वह पहले की तरह घबराया नहीं था। उसने देखा कि कक्षा के सभी शिक्षक और छात्र उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसने अपनी पूरी तैयारी के मुताबिक अपना भाषण शुरू किया। आज मैं यहाँ एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूँ जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। हम जब भी अपने डर का सामना करते हैं, हम समझते हैं कि हमारा डर हमें रोकने के लिए है, लेकिन असल में वह डर हमें हिम्मत और साहस देने के लिए होता है। मुझे विश्वास है कि यदि हम अपने डर से जूझकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को कहीं ज्यादा मजबूत पाते हैं। राजवीर ने अपनी बातों को समझाते हुए पूरे भाषण ने कहा कि हमें अपनी वाणी का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उसके शब्दों में सच्चाई और जिम्मेदारी का एहसास था। मंच से बोलते वक्त वह महसूस कर रहा था कि उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। जब उसने अपना भाषण खत्म किया तो कुछ पल के लिए पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजवीर को लगा कि अब वह घबराएगा, लेकिन उसी पल कक्षा में बैठे सभी छात्रों और शिक्षकों ने उसकी सराहना की। वे लोग उसे सच्चे दिल से शाबाशी दे रहे थे। बहुत अच्छा बोला तुमने राजवीर, एक शिक्षक ने कहा। तुम्हारी बातें हम सभी को प्रेरित करती हैं। यह दिखाता है कि तुम्हारी आवाज में कितनी ताकत है। राजवीर ने महसूस किया कि उसकी आवाज ने लोगों को न केवल सुना बल्कि कुछ महसूस कराया। उसने अपने दिल से यह ठान लिया कि अब वह कभी भी किसी भी मंच से अपनी आवाज नहीं रोकने वाला। राजवीर ने अब जाना कि डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब आप अपनी आवाज से खुद को और दूसरों को प्रभावित करने का हौसला रखते हैं तो वह डर महज एक छलावा होता है। वह यह समझ चुका था कि सच्ची ताकत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि बोलने की कोशिश करने में है। अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी अपनी आवाज से सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश। घर में भी अब वह पहले से ज्यादा खोलकर अपनी बातों को साझा करता था। उसकी माँ को अब समझ में आने लगा था कि राजवीर के अंदर कितना सच्चा और गहरा आत्मविश्वास था और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। राजवीर ने सोच लिया था कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होगी। वह नई राहों पर कदम बढ़ाता रहेगा ताकि न सिर्फ अपनी आवाज को सुन सके बल्कि दूसरों के दिलों में भी सकारात्मक बदलाव ला सके। उस दिन के बाद राजवीर ने महसूस किया कि उसे नई ऊर्जा मिल चुकी थी। पहले वह किसी भी बात को माँ से साझा करने में संकोच करता था, लेकिन आज उसने सोचा कि अब उसे कुछ खुलकर बताना चाहिए। माँ, मैंने आज कक्षा में बोलने की कोशिश की, उसने संकोच करते हुए कहा। माँ ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। क्या तुमने सच में? हाँ, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था। डर रहा था कि लोग मेरी बातों को समझेंगे या नहीं। राजवीर ने अपने डर के बारे में बताया। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा,
मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन उस डर को पार करना जरूरी है। यही वह समय है जब तुम खुद को पहचान सकते हो। तुम्हारी आवाज बहुत मायने रखती है और तुम्हारी कोशिश ने यह साबित किया है। राजवीर ने महसूस किया कि माँ की बातों ने उसे और ज्यादा विश्वास दिया। वह जान चुका था कि उसे अब और संकोच नहीं करना चाहिए। राजवीर के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने तय किया कि वह हर दिन अपनी आवाज को और ज्यादा मजबूत करेगा। अगली बार जब उसे किसी से कुछ कहना होगा या किसी सभा में भाग लेना होगा, तो वह बिना किसी डर के अपनी बात रखेगा। उसने सोचा, यह तो सिर्फ पहला कदम था, अब मुझे और कोशिश करनी होगी। अगर मुझे बोलने का साहस बढ़ाना है तो मुझे हर दिन अपनी आवाज का इस्तेमाल करना होगा। ये समझते हुए राजवीर ने अपने भविष्य को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए खुद को सावधान किया। उसने अब ये सीख लिया था कि अपने डर का सामना करने के लिए सिर्फ कोशिश करना ही काफी नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करना जरूरी है। राजवीर ने अपनी आवाज उठाने का पहला कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब उसे इस यात्रा को और आगे बढ़ाने की जरूरत थी। कक्षा में बोलने के बाद उसे महसूस हुआ कि डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर वह अपनी आवाज को नहीं उठाएगा तो वह कभी नहीं जान पाएगा कि उसके शब्दों का क्या असर हो सकता है। अब वह जान चुका था कि उसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए रोज कुछ नया करना होगा। इस बार उसने स्कूल के वार्षिकोत्सव के दौरान एक और चुनौती का सामना किया। विद्यालय की ओर से एक सार्वजनिक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों को अपने विचार एक बड़ी सभा में व्यक्त करने थे। यह आयोजन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती था और राजवीर को महसूस हुआ कि यह उसके लिए एक नई परीक्षा हो सकती है। राजवीर को यह सोचकर थोड़ी घबराहट हुई कि क्या वह इतनी बड़ी सभा में अपने विचारों को सही तरीके से रख पाएगा। वह जानता था कि इसमें हर किसी का ध्यान उस पर होगा। वह उन तमाम बार बार हुए अनुभवों के बारे में सोचने लगा। जब वह दूसरों के सामने बोलते, डर के मारे चुप रह जाता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह पहले भी एक कदम उठा चुका था और अब उसे फिर से उस डर का सामना करना था। वह अपनी भावनाओं को सबके सामने रखने का हौसला जुटाने लगा। उसने इस अवसर को अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का एक मौका समझा। राजवीर ने सर्वश्रेष्ठ भाषण देने के लिए बहुत मेहनत की। उसने कागज पर अपनी बातों को लिखा, फिर अभ्यास किया और खुद से यह कहा, अगर मैं आज नहीं बोल सकता तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे शब्दों का प्रभाव क्या हो सकता है। वार्षिकोत्सव का दिन आ गया और राजवीर मंच पर खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह धीरे धीरे मंच पर आया। उसने पहले गहरी सांस ली, फिर खुद को शांत किया। नमस्कार, उसने हल्के से कहा। उसके बाद वह कुछ पल चुप रहा, लेकिन इस बार वह पहले की तरह घबराया नहीं था। उसने देखा कि कक्षा के सभी शिक्षक और छात्र उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसने अपनी पूरी तैयारी के मुताबिक अपना भाषण शुरू किया। आज मैं यहाँ एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूँ जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। हम जब भी अपने डर का सामना करते हैं, हम समझते हैं कि हमारा डर हमें रोकने के लिए है, लेकिन असल में वह डर हमें हिम्मत और साहस देने के लिए होता है। मुझे विश्वास है कि यदि हम अपने डर से जूझकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को कहीं ज्यादा मजबूत पाते हैं। राजवीर ने अपनी बातों को समझाते हुए पूरे भाषण ने कहा कि हमें अपनी वाणी का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उसके शब्दों में सच्चाई और जिम्मेदारी का एहसास था। मंच से बोलते वक्त वह महसूस कर रहा था कि उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। जब उसने अपना भाषण खत्म किया तो कुछ पल के लिए पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजवीर को लगा कि अब वह घबराएगा, लेकिन उसी पल कक्षा में बैठे सभी छात्रों और शिक्षकों ने उसकी सराहना की। वे लोग उसे सच्चे दिल से शाबाशी दे रहे थे। बहुत अच्छा बोला तुमने राजवीर, एक शिक्षक ने कहा। तुम्हारी बातें हम सभी को प्रेरित करती हैं। यह दिखाता है कि तुम्हारी आवाज में कितनी ताकत है। राजवीर ने महसूस किया कि उसकी आवाज ने लोगों को न केवल सुना बल्कि कुछ महसूस कराया। उसने अपने दिल से यह ठान लिया कि अब वह कभी भी किसी भी मंच से अपनी आवाज नहीं रोकने वाला। राजवीर ने अब जाना कि डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब आप अपनी आवाज से खुद को और दूसरों को प्रभावित करने का हौसला रखते हैं तो वह डर महज एक छलावा होता है। वह यह समझ चुका था कि सच्ची ताकत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि बोलने की कोशिश करने में है। अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी अपनी आवाज से सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश। घर में भी अब वह पहले से ज्यादा खोलकर अपनी बातों को साझा करता था। उसकी माँ को अब समझ में आने लगा था कि राजवीर के अंदर कितना सच्चा और गहरा आत्मविश्वास था और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। राजवीर ने सोच लिया था कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होगी। वह नई राहों पर कदम बढ़ाता रहेगा ताकि न सिर्फ अपनी आवाज को सुन सके बल्कि दूसरों के दिलों में भी सकारात्मक बदलाव ला सके। उस दिन के बाद राजवीर ने महसूस किया
कि उसे नई ऊर्जा मिल चुकी थी। कक्षा के किसी भी मुद्दे पर वह अब सहजता से अपनी राय रखता था। घर में भी वह अब अपने माता पिता से खुलकर बात करता था। वह हर दिन अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए कुछ नया करता। राजवीर की यात्रा एक नई शुरुआत थी। वह जान चुका था कि अगर उसने अपनी आवाज नहीं उठाई तो वह कभी अपने सच्चे रूप को पूरी तरह से नहीं जान पाएगा। वह समझ चुका था कि हर दिन बोलने की कोशिश उसे न केवल खुद के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान बना सकती है। राजवीर की आत्मविश्वास की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। पहले वह जो हमेशा चुप रहता था, अब वह खुलकर अपनी आवाज उठा रहा था। स्कूल में उसकी पहचान बदल चुकी थी। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि जब आप अपनी आवाज को सही समय पर और सही तरीके से उठाते हैं तो वह दूसरों के दिलों तक पहुंच जाती है। अब वह जान चुका था कि बोलने का साहस सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उस साहस में होता है जो आप अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने के लिए जुटाते हैं। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की कि स्कूल में एक समाज सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें छात्रों को समाज में मौजूद कुछ मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण और विचार व्यक्त करने होंगे। राजवीर को यह अवसर एक और चुनौती की तरह लगा और उसने एक बार फिर खुद से वादा किया कि इस बार वह किसी भी डर को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देगा। यह समाज सेवा कार्यक्रम उन मुद्दों पर आधारित था जो समाज में जागरूकता और सुधार की आवश्यकता को दर्शाते थे, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वच्छता और समाज में समानता। राजवीर ने इस मौके को एक बार फिर खुद को परखने के रूप में देखा। उसने यह तय किया कि वह किसी एक मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार होगा और वह अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि लोगों को उसकी बातों का असर महसूस हो। राजवीर ने शिक्षा के अधिकार पर बोलने का फैसला किया। उसने इसके बारे में किताबों और इंटरनेट से जानकारी जुटाई और हर पहलू पर विचार किया। उसने ये महसूस किया कि समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वह रास्ता है जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने की ताकत देता है। वह अपनी बातों को व्यवस्थित तरीके से पेश करने की तैयारी में जुट गया। उसने भाषण को 3 भागों में बांट लिया। पहला, शिक्षा की आवश्यकता, दूसरा, समाज में शिक्षा की कमी और तीसरा, इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। समाज सेवा कार्यक्रम का दिन आ गया। राजवीर मंच पर खड़ा था और उसका दिल फिर से धड़क रहा था। पहले की तरह उसे अब डर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसका मन थोड़ा कांप रहा था। हालांकि उसने यह महसूस किया कि इस बार उसका डर उसे रोक नहीं सकता। उसने सोचा, आज जो मैं बोलने जा रहा हूं वह समाज के लिए जरूरी है। मुझे अपनी बातों को बोलने का पूरा हक है। नमस्कार, राजवीर ने मंच पर आते ही कहा और उसने पहले की तरह अपनी बातें धीरे धीरे कहनी शुरू की। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन क्या हम सभी जानते हैं कि आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता। हमने से हर एक का यह कर्तव्य है कि हम समाज में उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कदम उठाएं। शिक्षा का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह हर बच्चे का मूल अधिकार है जो उन्हें उनके भविष्य को सुधारने की ताकत देता है। राजवीर ने जैसे ही यह शब्द कहे, कक्षा में गहरी चुप्पी छा गई। वह पूरे दिल से अपने विचार रख रहा था और उसके शब्दों में एक सच्चाई और जिम्मेदारी का एहसास था। अगर हम बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो हम न सिर्फ उनके जीवन को प्रभावित करेंगे, बल्कि हम खुद अपने समाज और राष्ट्र का भविष्य भी खतरे में डाल रहे होंगे। यही कारण है कि हमें समाज के हर वर्ग को जागरूक करना होगा ताकि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंच सके। राजवीर ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा, समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ बोलने नहीं बल्कि कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें इसे अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। राजवीर का भाषण खत्म हुआ और फिर से कक्षा में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे शिक्षकों और छात्रों ने उसकी बातों पर सोचना शुरू किया और फिर उसने जो कहा वह सुनकर सभी का दिल छू गया। कुछ शिक्षकों ने उसके भाषण को सराहा और कई छात्रों ने उसे अपनी राय दी। तुमने बहुत अच्छा बोला राजवीर, आज तुमने हमें सचमुच यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम समाज में बदलाव लाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। एक शिक्षक ने कहा। राजवीर के दिल में गहरी संतुष्टि थी। वह जान चुका था कि आज उसने अपनी आवाज को सही तरीके से किसी बड़े उद्देश्य के लिए उठाया था और उस आवाज ने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर किया था। यह एक सकारात्मक बदलाव का संकेत था। उस दिन के बाद राजवीर की सोच में और अधिक परिवर्तन आया। अब उसे यह महसूस हो चुका था कि बोलने की कोशिश का अर्थ सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि वह शब्द किसी के दिल तक पहुंचने के लिए होते हैं। उसकी आवाज अब सिर्फ उसे नहीं बल्कि समाज को प्रभावित करने का एक मजबूत उपकरण बन चुकी थी। यह कहानी एक साधु की है जिसका नाम था ब्रह्मानंद। वह एक साधारण सा आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसे योगी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान, साधना और तपस्या में बिता दी थी। उनका जीवन एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था।
और उनकी शक्ति और ज्ञान ने उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलवाया था। ब्रह्मानंद का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में वह एक सामान्य लड़का था जो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता था। उसका मन हमेशा उन चीजों में खोया रहता था जो इस दुनिया से परे थीं। वह अक्सर अपनी आंखें बंद कर दूर कहीं आसमान की ओर निहारता रहता था। उसका ध्यान हमेशा उन रहस्यमय और अदृश्य शक्तियों पर केंद्रित रहता था जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनका नाम था योगेश्वर। वह कई वर्षों से साधना में लीन थे और उन्होंने अपनी शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा आत्मज्ञान की ओर समर्पित किया था। योगेश्वर के शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जो सुनने वालों को उनकी यात्रा में मदद करने के लिए प्रेरित करती थी। ब्रह्मानंद ने योगेश्वर को पहली बार देखा और उनकी बातें दिल से सुनी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसे अपनी खोज का उत्तर मिल गया हो। योगेश्वर ने कहा, सच्चा ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वह सिर्फ भीतर से आता है। जब तक तुम अपने मन और आत्मा को शुद्ध नहीं करोगे तब तक तुम इस ब्रह्मांड की असली शक्ति को नहीं समझ पाओगे। यह शब्द ब्रह्मानंद के दिल में गहरे समा गए। वह जानता था कि वह कुछ खास खोजने की कोशिश कर रहा था। योगेश्वर ने उसे आश्वस्त किया कि अगर वह सही दिशा में साधना करे तो उसे भी वह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है जो संसार को बदलने की क्षमता रखती है। ब्रह्मानंद ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी का एक नया मोड़ देगा। वह योगेश्वर के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हो गया। वह दिन रात साधना और ध्यान में लीन रहता। ब्रह्मानंद ने जंगलों में, पहाड़ों पर और गहरी गुफाओं में ध्यान किया। उसने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए व्रत और तपस्या की। कई महीने ऐसे ही बीत गए और ब्रह्मानंद का मन शांत हो गया। वह अब हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने लगा था। योगेश्वर ने उसे बताया, अब तुम्हारा समय आ गया है ब्रह्मानंद, तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत कर दिया है। अब तुम किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करने के योग्य हो। एक दिन जब ब्रह्मानंद ध्यान में मग्न था, उसे अचानक एक दिव्य अनुभव हुआ। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा प्रकाश उभरा और उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी सांसें गहरी और एक जैसा होने लगी। उसने महसूस किया कि वह अब अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम था। यह ऊर्जा उसकी आत्मा से जुड़ी थी और उसके शरीर से बाहर भी एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। उसे समझ में आ गया कि अब वह साधारण इंसान नहीं था। उसकी साधना ने उसे अद्वितीय शक्ति दी थी। वह जान चुका था कि उसने आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त किया है जो उसे किसी भी समस्या का समाधान देने की क्षमता प्रदान करती हैं। ब्रह्मानंद ने योगेश्वर से पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी शक्ति का उद्देश्य क्या है? योगेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन और दूसरों के कल्याण के लिए कर सकते हो। तुम्हें ध्यान, साधना और परहित के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। इस शक्ति को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग में लाओ ताकि तुम न केवल अपनी आत्मा को बलवती कर सको बल्कि पूरी दुनिया को भी सकारात्मक रूप से बदल सको। ब्रह्मानंद ने अब यह ठान लिया था कि वह अपनी शक्तियों का समानता, शांति और समाज में बदलाव के लिए उपयोग करेगा। वह जंगल से बाहर आया और गांव के लोगों के बीच रहने लगा। उसने देखा कि लोग जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से परेशान थे। उन्होंने समाज में फैल रही नफरत, अंधविश्वास और अज्ञानता को महसूस किया। ब्रह्मानंद ने सोचा, अगर मैं अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करूं तो मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूं। उसने धीरे धीरे समाज में शांति और जागरूकता फैलानी शुरू की। वह दुखी लोगों के पास जाता और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान बताता। लोग उसकी बातों को सुनते और समझते। ब्रह्मानंद ने धीरे धीरे लोगों को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन देना शुरू किया। हालांकि ब्रह्मानंद का मार्ग अब सरल नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए हर दिन कुछ नया सीखने की आवश्यकता थी। वह जानता था कि अगर वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो वह अपनी आत्मा को खो सकता है। अब यह समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करूं, ब्रह्मानंद ने खुद से कहा। लेकिन मुझे यह भी याद रखना होगा कि यह शक्ति केवल मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए है। ब्रह्मानंद ने अपनी साधना की गहराई में उतरते हुए यह अनुभव किया कि इसकी शक्तियां अब उसे सिर्फ शांति और संतुलन प्रदान नहीं कर रही थी, बल्कि उसने जिन लोगों की मदद की थी वे अब समाज में बदलाव लाने की दिशा में उसकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे थे। उसकी शक्तियां अब एक नई दिशा में मोड़ लेने वाली थीं और ब्रह्मानंद जानता था कि इस यात्रा में कई नई चुनौतियां आ सकती हैं। गांव में एक दिन ऐसा आया जब एक बड़ी विपत्ति ने पूरे गांव को घेर लिया। गांव के आसपास के जंगल में अचानक एक भयंकर आग लग गई थी और हवा की दिशा बदलने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। गांव के लोग घबराए हुए थे, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि आग को कैसे नियंत्रित किया जाए।
गांव के सभी लोग इधर उधर दौड़ते हुए पानी लाने और आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग का फैलाव बहुत तेज था। ब्रह्मानंद ये सब देख रहा था और उसने महसूस किया कि इस समय उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसकी ध्यान की अवस्था में वह पूरी तरह से समाहित हो गया। वह जानता था कि इस चुनौती से निपटने के लिए उसे अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा। उसने पहले अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से इकट्ठा किया और फिर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक गहरी आभा थी, जैसे वह किसी और ही शक्ति से जुड़ा हो। उसने अपने हाथ फैलाए और धीरे धीरे मन ही मन प्रार्थना करने लगा। वह अपनी आत्मा से जुड़कर प्राकृतिक तत्वों के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा था। हे पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के स्वामी, कृपया हमारी मदद करो। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, इस आग को बुझाने में हमारी मदद करो ताकि हम सभी अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। कुछ ही पल में जैसे ही ब्रह्मानंद ने यह प्रार्थना की, एक अजीब सा वातावरण बन गया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति अब सीधे प्राकृतिक तत्वों से जुड़ गई थी। हवा की गति धीमी हो गई और जल का प्रवाह बढ़ने लगा। अचानक गांव के पास एक छोटी सी नदी का पानी बहने लगा, जो पहले कहीं नहीं था। उस पानी का प्रवाह तेज हुआ और धीरे धीरे वह आग की ओर बढ़ने लगा। अग्नि का फैलाव अचानक रुकने लगा और गांव के लोग हैरान होकर देख रहे थे। आग अब काबू में आ रही थी और कुछ ही मिनटों में पूरी आग पर काबू पा दिया गया। गांव वाले इस चमत्कारी दृश्य को देखकर चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। जब आग पूरी तरह से बुझ गई तो गांव के लोग एकत्रित हुए और ब्रह्मानंद के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आभार और श्रद्धा थी। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा यह कार्य सचमुच अद्भुत था। ब्रह्मानंद, तुम्हारी शक्ति ने हमें इस विपत्ति से बचाया। हम जानते हैं कि तुम एक साधु हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति कुछ और ही है। ब्रह्मानंद ने शांतिपूर्वक कहा, यह मेरी शक्ति नहीं है, यह उस आध्यात्मिक शक्ति का फल है जो मुझे मेरे साधना और तपस्या से मिली है। मैंने बस इस प्रकृति के तत्वों से जुड़ने की कोशिश की और वही शक्ति मुझसे जुड़ी। गांव वाले अब उसे श्रद्धा से देख रहे थे। उन्होंने समझा कि ब्रह्मानंद सिर्फ एक साधु नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें अद्वितीय शक्ति और ज्ञान का संचार है। ब्रह्मानंद ने यह महसूस किया कि इस घटना के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। अब केवल साधना और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसे इस शक्ति का सही प्रयोग करके समाज में बदलाव लाने के लिए हर कदम उठाना था। वह जानता था कि शक्ति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी था। ब्रह्मानंद ने एक दिन योगेश्वर से कहा, योगेश्वर जी, मैंने जो शक्ति प्राप्त की है उसका सही उपयोग करने के लिए मुझे और अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे समाज के कल्याण के लिए भी प्रयोग में लाना चाहिए। योगेश्वर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, ब्रह्मानंद, तुमने सही समझा है। ये शक्ति तुम्हें एक संपूर्णता की ओर मार्गदर्शन करती है। ध्यान रखो, हर शक्ति का एक सतर्क उपयोग होता है। अगर तुम अपनी शक्ति का उपयोग गलत मार्ग पर करते हो तो वह तुम्हारे और समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। तुम्हें इसे हमेशा समानता, शांति और प्रेम के रास्ते पर रखना होगा। ब्रह्मानंद ने योगेश्वर की बातों को दिल से समझा। वह जानता था कि उसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। अब उसने ठान लिया था कि वह समाज के हर वर्ग के लिए काम करेगा। वह बच्चों को शिक्षा देने, गरीबों को चिकित्सा सहायता देने और समाज में नफरत और अंधविश्वास के खिलाफ काम करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा। हर दिन ब्रह्मानंद ने अपनी शक्तियों का सही मार्ग पर उपयोग करना शुरू किया। वह गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता और उन्हें प्राकृतिक संतुलन, ध्यान और शांति के महत्व के बारे में सिखाता। वह जानता था कि सच्ची शक्ति तब होती है जब वह समाज के कल्याण के लिए काम करे, और यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था। ब्रह्मानंद की शक्तियां अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थीं। समाज में सुधार के लिए वह पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन जीवन का रास्ता कभी सरल नहीं होता। जब व्यक्ति किसी उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता है तो रास्ते में कई विपत्तियां और चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ब्रह्मानंद को यह महसूस हुआ कि अब उसकी शक्ति केवल सामाजिक सुधार के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक यात्रा को भी पूरा करने के लिए जरूरी थी। एक दिन गांव में एक बड़े संकट ने सिर उठा लिया। गांव के पास एक दूसरे गांव से एक गंभीर बीमारी फैलने की खबर आई। यह बीमारी बहुत जल्दी फैल रही थी और लोग तेजी से बीमार हो रहे थे। गांव वाले डर और घबराहट में थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। गांव के चिकित्सक और वैद्य भी इस रोग से निपटने में असमर्थ थे। ब्रह्मानंद ने जब यह सुना तो वह तुरंत बीमारी की गंभीरता को समझने के लिए गांव के केंद्र में गया। वह जानता था कि यह प्राकृतिक संकट है
और उसकी शक्तियां अब इस संकट से निपटने के लिए एक और चुनौती का सामना करने वाली थीं। ब्रह्मानंद ने सबसे पहले अपने ध्यान में गहरे उतरने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संकट भी है। उसने भगवान से प्रार्थना की ताकि वह इस संकट से उबरने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। जैसे ही वह ध्यान में डूबा, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। यह एक खतरनाक रोग था जो न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित कर रहा था। ब्रह्मानंद ने यह समझा कि इस बीमारी का इलाज केवल शारीरिक चिकित्सा से नहीं होगा, सामूहिक ध्यान साधना और आध्यात्मिक शांति के माध्यम से ही इसे ठीक किया जा सकता है। इस बीच वह अपने गांव वासियों से मिला और उन्हें मानसिक शांति और सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया। यह रोग सिर्फ शरीर पर हमला नहीं कर रहा, यह हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है। हमें साथ मिलकर समाज की चेतना को शुद्ध करना होगा। ब्रह्मानंद ने सबको समझाया। ब्रह्मानंद ने गांव में एक सामूहिक ध्यान का आयोजन किया। गांव के हर व्यक्ति को एक साथ एकत्र किया और उन्हें बताया कि अगर वे अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करेंगे तो यह बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। वह जानता था कि शारीरिक उपचार से अधिक महत्वपूर्ण था लोगों का मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत होना। वह सबको एक ध्यान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करता। उसका उद्देश्य था कि सभी लोग एक ही धारा में बंध कर अपने मन को शांति दे सकें और इस बीमारियों के असर से बाहर निकल सकें। सभी लोग एकत्र हुए और ब्रह्मानंद ने उन्हें ध्यान की विधि सिखाई। धीरे धीरे गांव में मानसिक शांति का माहौल बनने लगा। लोगों की आत्मा में एक नया उजाला था। बीमारी का असर कम होने लगा और कुछ ही दिनों में गांव के अधिकांश लोग ठीक होने लगे। लेकिन जैसे ही यह संकट थमने लगा, ब्रह्मानंद को एक और गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। एक और गांव में भी यह रोग फैलने लगा था, लेकिन वहां की स्थिति और भी अधिक भयावह थी। बीमारी ने वहां के कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था और एक अजनबी संकट सामने आ रहा था। ब्रह्मानंद ने सोचा, क्या यह कोई संकेत है? क्या इस संकट का कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि यह एक प्राकृतिक चेतावनी थी जो उसे एक बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रही थी। यह संकट एक अवसर भी हो सकता है जहां मैं अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकता हूं, उसने मन ही मन सोचा। ब्रह्मानंद ने योगेश्वर से मिलने का निर्णय लिया क्योंकि वह जानता था कि अब उसे नई दिशा की जरूरत थी। वह योगेश्वर के पास पहुंचा और सारी स्थिति के बारे में बताया। योगेश्वर ने उसे शांति से सुना और फिर कहा, ब्रह्मानंद, यह समय तुम्हारे लिए आध्यात्मिक यात्रा का एक नया मोड़ है। इस संकट को केवल शरीर और रोग से नहीं बल्कि समाज के भीतर की नकारात्मकता से लड़कर ही खत्म किया जा सकता है। इस समय तुम्हें स्वयं के भीतर की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करना होगा। ब्रह्मानंद ने योगेश्वर की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने भीतर एक गहरी आंतरिक शक्ति का अनुभव किया और समझा कि अब उसे केवल बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्तियों की भी खोज करनी होगी। ब्रह्मानंद ने यह महसूस किया कि इस चुनौती का सामना करने के लिए उसे अपनी आंतरिक शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करना होगा। वह जानता था कि यदि वह अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करेगा तो वह न केवल इस बीमारी को समाप्त कर सकता है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस नए संकट के साथ ब्रह्मानंद की आध्यात्मिक यात्रा अब और भी गहरी और गंभीर हो गई थी। उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आती बल्कि यह हमारे भीतर की भावना, सिद्धांत और प्रकृति से जुड़ी होती है। ब्रह्मानंद अब एक नई यात्रा की ओर बढ़ चुका था। उसने पूरी तरह से समझ लिया था कि उसकी शक्तियां न केवल उसे स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदान करती हैं। इस नई जिम्मेदारी को वह हल्के में नहीं ले सकता था। उसे अपनी शक्तियों का सतत और सही उपयोग करना था ताकि वह न केवल इस दुनिया के संकटों से निपट सके बल्कि समाज में एक नई जागरूकता और शांति ला सके। ब्रह्मानंद अब पूरी तरह से अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ा हुआ था। वह जानता था कि उसके पास जो शक्तियां हैं उन्हें सार्थक तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। उसने योगेश्वर से यह पूछा, गुरुजी, मुझे यह समझ में आता है कि मेरी शक्ति अब समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए, लेकिन मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि इस शक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या मुझे केवल बाहरी संकटों का सामना करना है या मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर भी और गहराई से चलना है? योगेश्वर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्रह्मानंद, तुम्हारी शक्ति का उद्देश्य मनुष्य के भीतर की सच्चाई को उजागर करना है। जब तुम इस शक्ति का उपयोग समाज में बदलाव लाने के लिए करते हो तब वह इस दुनिया के लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करने का मार्ग दिखाती है। तुमने देखा है कि जब तुमने लोगों को ध्यान में लगाया तो उन्होंने न केवल शारीरिक रोगों को जड़ से समाप्त किया बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता भी प्राप्त की। अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ब्रह्मानंद को यह समझ में आ गया कि यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक नया चरण है।
उसे अब केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता से भी लड़ने की आवश्यकता थी। ब्रह्मानंद ने अपनी साधना को और गहरा करने का निश्चय किया। उसने तय किया कि वह अब केवल बाहरी परिवर्तनों के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति के लिए भी काम करेगा। उसने गांव के लोगों के साथ साथ निरंतर ध्यान, प्राणायाम और योग साधना शुरू की ताकि हर व्यक्ति के भीतर की शक्ति को जागृत किया जा सके। लेकिन यह सब आसान नहीं था। लोगों की मानसिकता में बहुत गहरी नकारात्मकता थी जिसे बदलना बहुत कठिन था। फिर भी ब्रह्मानंद ने अपनी पूरी शक्ति और समझ का इस्तेमाल करते हुए हर व्यक्ति से संवाद करना शुरू किया। वह जानता था कि सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब लोग आध्यात्मिक जागरूकता के प्रति खुले और तैयार हों। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रह्मानंद की बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लगता था कि उसकी शक्तियां केवल एक मिथक हैं और उसका प्रभाव वास्तविक जीवन में नहीं हो सकता। इन लोगों में विश्वास की कमी थी और यह एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी। ब्रह्मानंद ने समझ लिया कि विश्वास की कमी को दूर करने के लिए उसे सिर्फ शब्दों से काम नहीं करना होगा। उसे अपने आचरण, उदाहरण और सिद्धांतों के माध्यम से दिखाना होगा कि आध्यात्मिक जीवन का मार्ग ही सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ब्रह्मानंद से पूछा, तुम्हारी बातों से मुझे यह लगता है कि आध्यात्मिकता ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन क्या सच में यही हमें समाज में बदलाव लाने के लिए रास्ता दिखा सकता है? ब्रह्मानंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल, यही हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक जीवन से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और जब यह शक्ति हमारी अच्छाई और सच्चाई के साथ जुड़ी होती है तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह सत्य का मार्ग है। समय के साथ ब्रह्मानंद ने यह देखा कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे थे। वे अब पहले से ज्यादा खुलकर उसकी शिक्षाओं को अपनाने लगे थे। धीरे धीरे गांव में सभी प्रकार के भेदभाव, अंधविश्वास और नफरत खत्म होने लगे थे। ब्रह्मानंद के कारण गांव में अब लोग एकजुट होकर समाज की भलाई के लिए काम करने लगे थे। ब्रह्मानंद ने देखा कि समाज में बदलाव आ रहा था और उसे महसूस हुआ कि वह जिस उद्देश्य के लिए जीवन जी रहा था वह धीरे धीरे साकार हो रहा था। अब उसकी यात्रा एक नई दिशा में जा रही थी। यह यात्रा सर्व मानवता के लिए एक व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए थी। हालांकि ब्रह्मानंद का ध्यान अब आध्यात्मिक उन्नति की ओर केंद्रित था, लेकिन वह यह भी जानता था कि समाज में बदलाव लाने के लिए भौतिक सुधार भी जरूरी है। वह शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के हर वर्ग के लिए सुधार कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता। उसने लोगों को बताया कि आध्यात्मिकता का वास्तविक उद्देश्य भौतिक दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। एक दिन जब वह ध्यान में गहरा डूबा था, उसने महसूस किया कि अब उसकी शक्ति ने उसे एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक उन्नति में है, बल्कि यह उस ज्ञान को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने में भी है, ताकि हर व्यक्ति को शांति, समाज में समानता और सच्ची खुशी मिल सके। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।